आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या सब दे रखा है। अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वैसे किसी काम का नहीं, बस इसमें स्पीशीज़ के बारे में देख लो क्या दे रखा है। टेक्सोनोमिक स्टडीज़ कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। क्या जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं स्पीशीज़ में मिलती हैं। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक और सबसे लोएस्ट। टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है? ऑब्लिगेट कैटेगरी। स्पीशीज़ है तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे की पॉइंट हो जाएगा। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ अगर आ गया लिखा हुआ तो मतलब वो स्पीशीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, one should be able to distinguish one species from other closely related species on the basis of distinct morphological differences. Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, हमें अगले डिफाइन से पता चलेगा। ये देखो अगले डिफाइन जीनस के पास फैमिली की देख लेते हैं। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस इन स्पीशीज़। अब हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, मतलब सिमिलैरिटीज़ बढ़ती हैं। पर फैमिली जीनस और स्पीशीज़ के ऊपर है तो इसमें कॉमन कैरेक्टर कम होने चाहिए एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़, वही लिखा हुआ है। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़, वही बात ऊपर लिखी थी। Genus comprises a group of related species which have more character in common in comparison to species of other genera. ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोंगिना, सोलेनम नाइग्रम, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई। डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ हैं। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनकी स्पीशीज़ अलग अलग है। रिलेटेड कैसे हैं? जीनस के थ्रू रिलेटेड है। हेंस दे ऑल बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का तो हमें पता ही है, ठीक है ना, नाम याद है इसका। तो अब सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम जीनस हो गया। अब फैमिली के एग्जांपल देख लेते हैं। सोलेनम पेटूनिया एंड दतूरा, एसपीडी पावर रेंजर्स था ना, एसपीडी पावर रेंजर्स थे, देखते थे हम छोटे बचपन में कार्टून। ठीक है, तो एसपीडी सोलेनम पेटूनिया और दतूरा ये सारे जीनस हैं और ये एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम सोलेनेसी है। सोलेनम आता है सोलेनेसी में। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑर्डर आ जाएगा और ऑर्डर के एग्जांपल क्या हैं? सोलेनेसी और कॉन्वॉल्वुलेसी जो कि पोलीमोनियल्स में आते हैं। ठीक है, वे फैमिलीज थी एसपीडी पावर रेंजर्स, सोलेनम, पेटूनिया और दतूरा, ये सारे जीनस है जो कि एक फैमिली में आते हैं सोलेनेसी में। सोलेनम के बाद सोलेनेसी है, मतलब सोलेनम सोलेनेसी में आता है। उसके बाद सोलेनेसी और कॉन्वॉल्वुलेसी पोलीमोनियल्स में आते हैं। ये दोनों क्या है? फैमिलीज हैं जो कि ऑर्डर के अंदर आएंगे, तो पोलीमोनियल्स ऑर्डर हो गया। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पोलीमोनियल्स। ठीक है जी, ऑर्डर के डिफाइन देख लेते हैं। ऑर्डर हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द रिसेंबलेज ऑफ फैमिली विच एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स ओनली। कॉमन कैरेक्टर्स ऊपर जाने पे कम होते जाते हैं। अब ये किसी ना काम के हैं, ठीक है, बस इनकी डिफाइन देख लो। यहाँ पे लिखा है क्लास इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलैरिटीज दैन ऑर्डर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे और सिमिलैरिटीज़ भी कम होती जाएंगी। सेम पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हैं तो इनका भी वही है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर तो कम होते जा रहे हैं ना। कॉमन कैरेक्टर इतने ज़्यादा कम हो गए कि एग्रीगेट करना पड़ रहा है कैरेक्टर्स को, मतलब इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। समझ आई बात? अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स हैं इतने कम। अब टेक्सोनोमिक ये किसी ना काम किए हैं, पहले बता रहा हूँ, ऐसे ही बता दिया है बस। ये एसपीडी वाला
ये सोलेनेसी सोलेनम से याद हो जाएगा, सोलेनम का तो पता ही है, सोलेनम ट्यूबिरोसम। सोलेनम जीनस है, सोलेनम है सोलेनेसी में, तो जीनस के बाद फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली होगी। सोलेनेसी और कॉन्वोल्वेसी दोनों पॉलीमोनियल्स के अंदर आते हैं, ये फैमिली है तो ये ऑर्डर हो गया। Biologists have established certain procedures and technique to store and preserve information as well as specimens. Some of them are explained. Herbarium. Herbarium हमने 11th क्लास में बना भी रखा है, उसके बारे में ये सब लिख रखा है। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। प्लांट स्पेसिमेंट्स का स्टोर हाउस होता है, बिल्कुल सेम प्लांट्स का ही होता है। दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। पहले उनको ड्राई करते हैं, जैसे मैंने उसके नीचे पलंग के नीचे रख के उसको सुखाया था, वैसे ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, सुखा भी दिया, प्रेस भी कर दिया उसके नीचे ही, एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, शीट के ऊपर चिपका दिया। अब इसका स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है? स्टैंडर्ड साइज़ 11.5 इंटू 16.5 इंचज़ इस शीट का साइज़ होता है, काफ़ी बड़ी शीट होती है। एक बच्चा लेके आया था इतना बड़ा फोल्डर, याद हो तो, बहुत बढ़िया था, उसको फुल मार्क्स मिले थे। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हर्बेरियम यूएसए की किसी लाइब्रेरी से निकालें या फिर इंडिया की किसी लाइब्रेरी से निकालें तो हर जगह सेम लॉज के बेसिस पर वो बने होने चाहिए, ताकि हर किसी साइंटिस्ट को समझ आ जाए। These specimens along with their description on herbarium sheet become storehouse for future use। बिल्कुल सही है। और इसे क्विक रेफरल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि मान लो जैसे कोई पौधा मिला, ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई साहब कौन सा है, तो हर्बेरियम लाइब्रेरी में जाओ, हर्बेरियम निकालो और ढूंढ लो छुट्टी। तो क्विक रेफरल सिस्टम भी है, किताब खोल ली, पन्ने पलटे और आ गया सामने। और अगर हम नेट पे ढूंढेंगे इसको तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें तो उसका सिर्फ हुलिया पता है, तो कहाँ ढूंढेंगे। बट हर्बेरियम में हमें मिल जाएगा वो, क्योंकि हर्बेरियम लाइब्रेरी के टाइप है ना, उसके अंदर हर टाइप के फ्लावर्स होते हैं, हर टाइप के प्लांट्स होते हैं, और उनके कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। तो हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए वो हम कॉलम वाइज ढूंढ के डिसाइड कर सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं कौन से सेक्शन में से चाहिए। Herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, date और place of collection, ठीक है। इंग्लिश, लोकल और बॉटेनिकल नेम, हर टाइप के नाम उसके, डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन हमने भी लिखा था, जिसने फाइंड आउट किया कलेक्टर्स नेम वो भी लिखा था, और उसके बारे में थोड़ी सी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ फैमिली के बारे में भी लिखा होता है, ये सब लिखा होता है उसके ऊपर। Herbarium also serves as quick reference system in taxonomic studies. Botanical gardens, ऐसे नर्सरी होती है, बोटानिकल गार्डन्स, पौधे लगा रखे होते हैं गार्डन्स के अंदर, यही मतलब है इसका। These specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled, indicating its botanical scientific name and its family। जैसे ताजमहल में गए थे तो हर जो पेड़ था उसके ऊपर लिखा हुआ था सेंटालम, चंदन, है ना, तो वो सब लिख रखा था उसके ऊपर। तो जो पौधे होते हैं उनके ऊपर उनके बायोलॉजिकल नेम लिख छोड़ते हैं बस, यही है बोटानिकल गार्डन। बट जो हर्बेरियम है उसे क्विक रेफरल सिस्टम, रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हर टाइप के नेम, इंग्लिश, लोकल, बोटानिकल नेम, फैमिली तक का नाम दे रहा है उसकी। आगे फेमस बोटानिकल गार्डन और क्यू इंग्लैंड में, ठीक है, क्यू इंग्लैंड में रॉयल बोटानिकल गार्डन है, जिसके अंदर बेंथम एंड हुकर एज क्यूरेटर्स काम करते थे, रॉयल बोटानिकल गार्डन। फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन बोटानिकल गार्डन तो हावड़ा में है, नेशनल, नेशनल की बात है तो दिल्ली, कलकत्ता और लखनऊ सबसे पहले दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में है, ठीक है जी। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। म्यूजियम, biological museums are generally set up in educational institutions such as school and colleges।
Museums have collection of preserved plants and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in a container or jar in preservative solution. Plant and animal species may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect box after collecting, killing and peeling. पहले उनको पकड़ो, मारो और फिर पिन कर दो. Large animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. जैसे हम देखते थे ना पुरानी मूवीज़ में कि हिरण का सिर लगा रखा है, शेर शेर रखा हुआ है एक, तो वो असली शेर होता था, असली हिरण का सिर होता था. उनके अंदर स्टफिंग भर देते थे रुइयों वुइयों की, गद्दों वद्दों की, जितने भी हैं, और फिर उसको प्रिजर्व कर लेते थे कि भाई साहब राजा महाराजों ने इतने शेरों का शिकार किया है. म्यूज़ियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू. बिल्कुल सही, म्यूज़ियम है. जैसे जोरासिक पार्क का म्यूज़ियम है, उसके अंदर जितने भी डायनासोर्स थे उन सब के स्केलेटन सिस्टम रखे हुए थे. अब आता है जूलॉजिकल पार्क्स. These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enables us to learn about their food habits and behavior. Zoological park मतलब zoo की बात कर रहा है. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to the natural habitat children love visiting zoo. ये इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है. की अब की में हमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा. की समझने वाली चीज़ है. ठीक है, की को समझते हैं कि मैं देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स थी, रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट. तो ये दो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना है और आगे बढ़ना है. ठीक है, समझ लो इसको चूज़ कर लिया तो ये वाला कैरेक्टर हट जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में अब जैसे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में से हमने कोई एक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड पे जाएंगे और फिर उसमें से भी कोई एक सिलेक्ट करेंगे. ऐसे हम किसी जिस भी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं उसके बारे में हमारे पास ढेर सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद हम उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में जान जाएंगे. और ये कैसे पॉसिबल हुआ? वी आर प्रोसीडिंग टू एंड रिजल्ट बाय डूइंग एनालिसिस. तो हमने ढेर सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का एनालिसिस किया कि उसके अंदर क्या सब है क्या सब नहीं है. एनालिटिकल इन नेचर है कि इज़ एनालिटिकल इन नेचर. एनालिसिस करते हुए हम आगे बढ़ते गए, हमारे पास जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी सारे के सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. ठीक है, तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे ये कंट्रास्टिंग ट्रेड का पेयर है, इस पूरे पेयर को कपलेट कहते हैं और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं. ये भी लीड है, ये भी लीड है. ठीक है, ये हर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं. तो इसमें देखते हैं क्या सब दे रखा है. की इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़. A booklet containing a list of characters and their alternatives which are helpful in identification of various taxa. The keys are based on contrasting characters generally in a pair called couplet. Pair को हम couplet कहते हैं. ठीक है, और each statement of couplet is called key, is called lead. Each statement of a couplet in the key is called a lead. It represents the choice made between two opposite options. तो एनालिसिस किया, आगे बढ़ते गए. This results in the acceptance of only one and the rejection of the other. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose. Key are generally analytical in nature. अब कैटलॉग, हम जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरियन हमें एक कैटलॉग देता है, उसके अंदर लाइब्रेरी में जितने भी किताब्स हैं, किताबों के नाम प्लस कौन सी पब्लिकेशन है और कौन से ऑथर ने लिखा है वो सब दे रखा होता है. जैसे केमिस्ट्री है बाय प्रदीप्स केमिस्ट्री, एलिमेंटरी है SL अरोड़ा है, फिज़िक्स की है SL अरोड़ा है. किताब का नाम दे रखा होता है, टाइटल ऑफ द बुक और उसकी पब्लिकेशन. कैटलॉग में ये है, इट इज़ अ स्मॉल बुकलेट विच गिव्स account for book related to botanical titles, full name of the author and their publication. मेनली botanical titles के बारे में
लिस्ट होती है उसमें, a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification. किसी काम की लाइन नहीं है ये, काट दो इसको। फ्लोरा, फ्लोरा एल के सर ने बताया था कि सर ने जैसे वो फोर्थ मॉड्यूल था ना अपना, ये फोर्थ मॉड्यूल ही है प्लांट डाइवर्सिटी का, तो ये पकड़ के खड़े हो गए थे एल के सर। उन्होंने कहा था देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये किताब है, ये किताब एक फ्लोरा है, तो फोर्थ मॉड्यूल फ्लोरा है, उसके अंदर कोटा में, कोटा के अंदर जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सब की लिस्ट दे रखी है और उनके नाम दे रखे हैं। लिस्ट तो तभी देगा ना जब उनके नाम दे रखे होंगे, लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर नेम्स। सर ने ऐसे समझाया था। तो देखो क्या दे रखा है, इट कंटेन्स इंडेक्स, नेम एंड एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। अगर पर्टिकुलर एरिया वर्ड आ गया तो समझ लो वो फ्लोरा दे रखा है, क्योंकि सर ने बताया था कि कोटा में जितने भी फ्लावर्स और प्लांट्स हैं उन सबके नाम दे रखे हैं, तो सर ने स्पेसिफाई कर दिया, सर ने सिर्फ कोटा के, ठीक है। इसलिए पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह उनकी सब इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है फ्लोरा। अब मैनुअल, जैसे हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं उसके साथ उसकी मैनुअल दे रखी होती है, उसके अंदर उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलग अलग पार्ट्स के नाम दे रखे होते हैं, उनके फंक्शन दे रखे हैं और कैसे ऑपरेट करें वो दे रखा होता है। तो उससे हम इसको कोरिलेट करते हैं, दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम, ठीक है, तो नाम जानने के लिए, और मैनुअल में भी नाम ही दे रखे होते हैं कि एक एरिया है उसके अंदर कौन सी स्पीशीज़ हैं उनके नाम क्या हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसके अंदर उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम तो मैनुअल्स काम में लेंगे, ठीक है। मैनुअल और कैटलॉग में कंफ्यूज मत होना कि कैटलॉग में बोटैनिकल टाइटल्स बुक्स दे रखी होती कैटलॉग में, ठीक है, और मैनुअल्स में स्पीशीज़ के नाम दे रखे होते हैं, ठीक है ना। कैटलॉग एक लाइब्रेरी वाला ही, वो सच में वही है, लाइब्रेरी ही है, ठीक है ना। जितनी भी किताबें वो रियल स्टोरी है ये, और ये कोरिलेट करने वाली स्टोरी है, ठीक है। इसको लाइब्रेरी रियल है, ये रियल लाइब्रेरी है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हम सिर्फ रिलेट कर रहे हैं याद रखने के लिए। मोनोग्राफ्स, मोनो मतलब सिर्फ एक, तो एनीवन टैक्सॉन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो उसे हम मोनोग्राफ बोलेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे देखो, अब स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि हम स्पीशीज़ किसे बोलेंगे। तो स्पीशीज़ अभी हमारे पास प्रेजेंटली दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, दो टाइप से हम स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय मेयर, अर्नेस्ट मेयर, विच इज़ ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मेयर का, और टेक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा, पीछे जितने भी हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा है वो टेक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू मेयर और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ को डिफाइन करने के लिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ने दो पॉइंट्स दिए थे, कैपेसिटी टू इंटरब्रीड और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड इंटरब्रीडिंग के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, उनको हम स्पीशीज़ कहेंगे। तो मतलब सही कह रहा है एकदम ये, हमने इकोलॉजी में भी तो ये पढ़ा था ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एवोल्यूशन में, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही स्पीशीज़ का मतलब है, ठीक है। तो नेचुरल इंटरब्रीडिंग के बाद अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन्हें हम स्पीशीज़ कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अब एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो हॉर्स बिल्कुल प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स, म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, म्यूल इनफर्टाइल होता है, ठीक है ना, और वो आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग के थ्रू भी बनता है, तो इसके दो डीमेरिट्स हो गए, इसलिए नहीं बनता। डोंकी बिल्कुल है, डोंकी की रेस चलती है, ह्यूमन रेस है, रैट की रेस है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इंटरब्रीड थोड़ी करता है,
ये तो ए माइटोसिस करता है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, डिवाइड कर देता है सिंपली और डॉटर सेल्स बना देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी होता है, इंटरब्रीडिंग थोड़ी होती है इसके अंदर। चाइना रोज़ प्लांट है, चाइना रोज़ फ्लावर है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो म्यूल और ब्लू ग्रीन एल्गी को हटा दो, हॉर्स, डंकी, मैन, रैट, चाइना रोज़ 5 हो गए, तो 5 आंसर जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। अगर हम एक स्पीशीज़ को डिफाइन करने के लिए रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो मतलब वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं तो वो मतलब टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये यूजलेस पॉइंट है, कभी नहीं पूछा जाएगा और ना ही पूछा गया है। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। और जो सबसे पहले टेक्सोनोमिस्ट आया था उसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। उसमें भी जूलॉजी उसका फेवरेट सब्जेक्ट था।